नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कुछ लोग और संस्थाएं लगातार विवाद खड़े करते रहते हैं। देश में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है और यह विवाद जुड़ा है हमारी राष्ट्रीय धरोहर को लेकर, उन इमारतों को लेकर जिन पर पूरे देश को नाज है, जो हमारे शानदार अतीत की गवाह हैं। क्या इन इमारतों या किसी विरासत पर किसी एक व्यक्ति या संस्थान का हक हो सकता है? जो लोग इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? ये मांग कितनी जायज है? और अगर मांगों को मान लिया जाए तो आगे कैसे चुनौतियां उठ खड़ी होंगी या फिर उससे कैसे पेचीदगियां आएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जर्मन की जगह संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। स्मृति ईरानी ने कहा, संविधान का उल्लंघन है जर्मन को अनिवार्य करना। जी, प्रतीकों पर पॉलिटिक्स। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने अपनी ही दिल्ली में 17वीं सदी में जामा मस्जिद की तामीर भी करवाई और ये दोनों ही इमारतें राष्ट्र की धरोहर हैं। लेकिन सियासत ने आज दोनों को विवादों के घेरे में ला दिया है। आइए जानते हैं क्या है ये विवाद और कौन दे रहा है इन्हें सियासी रंग। ताजमहल, दुनिया को मोहब्बत की निशानी देने वाला बेजोड़ शाहकार। तो जामा मस्जिद, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से है शुमार। ताजमहल हो या जामा मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं, भारत की विरासत की पहचान है। वो पहचान जिस पर भारत के हर बाशिंदे को नाज है। फिर क्यों की जा रही है विरासत की इन निशानियों पर सियासत? क्यों की जा रही है इन निशानियों को एक समुदाय विशेष के दायरे में बांधने की कोशिश? दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती हो, भारत आने पर उसकी ख्वाहिश ताजमहल के दीदार और उसके सामने तस्वीर खिंचाने की होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग के पास इसकी देखभाल का जिम्मा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंपने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ताजमहल से होने वाली आमदनी भारत सरकार के खजाने में जमा करने पर भी ऐतराज जताया है। विवाद ने तूल पकड़ा तो आजम अलग अंदाज में अपनी मांग पर जोर देते नजर आए। वक्फ की तरफ कब्र कब्र है, बादशाह की हो तो कब्र है, फकीर की हो तो कब्र है। कब्र पर बनी हुई इमारत से कब्र थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन वो लखनऊ स्थित दारुल उलूम फिरंग महल के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद भी आजम खान के साथ हैं। ताजमहल पर सियासत जारी है तो दिल्ली की जामा मस्जिद एक अलग विवाद को लेकर सुर्खियों में है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान की दस्तारबंदी तक तो बात ठीक है, लेकिन उन्हें नायब इमाम बनाने पर सवाल उठ गया है। शनिवार को शाबान की दस्तारबंदी है तो कुछ संगठनों को इस पर कड़ा ऐतराज। इनका तर्क है कि इमाम का ओहदा इस्लाम में या फिर भारतीय कानून के तहत पुश्तैनी नहीं है। शाही इमाम खुद भी वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में उन्हें अपना वारिस चुनने का अधिकार नहीं है। ये काम बोर्ड ही करेगा। इन संगठनों ने इसी मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दस्तारबंदी न रोककर शाही इमाम को थोड़ी सी राहत तो जरूर दे दी है, लेकिन इसके बाद बेटे को नायब इमाम बनाने की उनकी कोशिश भी परवान चढ़ जाए, अभी ये तय नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने ये साफ किया है कि दस्तारबंदी के कार्यक्रम की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और दस्तारबंदी के बाद भी शाबान नायब इमाम नहीं बन जाएंगे, बल्कि ताजपोशी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। जामा मस्जिद दिल्ली में कल दस्तारबंदी की जो मजहबी तकरीब होने वाली है, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई। मैं अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। अदालत में पिटिशनर्स ने जो कुछ कहा है
वह हकीकत पर मबनी नहीं है। हम तमाम हकाइक को सामने रखकर अपना जवाब अदालत के सामने मुकर्रर तारीख में पेश करेंगे ताकि अदालत को तमाम चीज़ों से बाखबर कराया जा सके। ताजमहल हो या जामा मस्जिद, दोनों वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल होने के साथ दुनिया भर में भारत के गौरव के प्रतीक हैं। सवाल यहाँ ये है कि मुल्क की इन दोनों भव्य विरासतों में जो व्यवस्था बरसों से चली आ रही है, उन्हें बदलने की कोशिश के पीछे राजनीति है या राजनीति की वजह से व्यवस्थाएं पहले बदली नहीं जा सकी हैं। गोपाल कृष्ण, फोकस न्यूज, दिल्ली। और मसला पेचीदा है, समझने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी देने की, बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसके गर्भ में है क्या, क्यों इस तरह की मांग उठ रही है और जो चीज़ें आ रही हैं जिस तरीके से सामने, क्या वो उतनी ही सतही हैं या फिर उनके अंदर बहुत कुछ है जिसके बारे में अभी जानकारी हासिल करना बाकी है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन हैं मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। साथ ही इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर मसूद अल हसन काजमी हमारे साथ हैं। काजमी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं अमीक जामई, जो कि एडिटर हैं सियासत मेल के। अमीक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा पहले आप ही से समझना चाहूंगी अमीक, क्योंकि दो चीज़ें हैं, दो तस्वीरें आई, दो तरह के बयान आए, दोनों ही चीज़ों को लेकर अलग अलग बयान आए। एक मसला जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ जिसमें दस्तारबंदी, जो कि दस्तारबंदी को तो उन्होंने कहा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, वो जो प्रोग्राम है वो हो सकता है, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन नायब इमाम नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ी पेचीदगियां हैं। एक तो थोड़ा ये भी आपसे पहले समझना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले तो आज जो फैसला आया है जामा मस्जिद को लेकर, उस पर तो बहुत पेचीदगी और जो गहराई वाले जो इस्लामी नुक्ते नज़र से जो कुछ बातें हैं वो हमारे पैनल में जो और लोग हैं वो बातें रखेंगे अपनी। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि जामा मस्जिद जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इमाम साहब जो है हमारे कर्मचारी हैं। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं ये आर्ग्यूमेंट करते हुए उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है। और जहां तक रही बात हायरार्की की, अगर आप मतलब इस्लाम के अंदर अगर आप जाएं तो उस पूरे रूल में बेसिकली लोकतंत्र है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आज मैं हूं, मेरा बेटा होगा राजा, फिर उसका पोता होगा, उसका नवासा होगा। ये तो बिल्कुल टोटली इलीगल काम जो वो अपने तरीके से जामा मस्जिद में कर रहे हैं। और एक बहुत ही अफसोस की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मुसलमानों की और इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सब की जबानों पर ताला लग चुके हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, कोई भी ये नहीं कहने वाला है कि साहब ये जो आप दस्तारबंदी और इस्लाम में जो आप ये हायरार्की चला रहे हैं ये टोटली इस्लाम के खिलाफ है। इमाम साहब ने जो है उन सारे लोगों की जो रिलेवेंस है उसको खत्म कर दिया है। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर पहले आप कह लें, उसके बाद में सवाल वक्फ को लेकर भी आपसे पूछना चाहूंगी और थोड़ा समझना चाहूंगी वक्फ के बारे में भी। देखिए, जो अमीक ने कहा इनकी बहुत सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये कहना कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई नहीं बोला, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और इसमें जामा मस्जिद की खाली इमामत का मामला नहीं है। आज कुछ उर्दू अखबारात ने एक बेतुकी बात कही कि साहब वक्फ और मस्जिद का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ यूपी के मिनिस्टर कहते हैं कि साहब ताजमहल वक्फ है, दूसरे जब जामा मस्जिद के मामले में आते हैं तो कहा वक्फ नहीं है। तीसरी चीज जो समझने की चीज़ है, यहाँ पर कोई अहमद बुखारी साहब की ज़ाती मुखालफत की बात नहीं है। यहाँ पर एक प्रथा, एक परंपरा जो शुरू की जा रही है उस पर बातचीत हो रही है। हाँ। कि आप जो कर रहे हैं ये उचित है या नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए मीनाक्षी कि जामा मस्जिद का इमाम हमेशा से सरकारों के साथ रहे हैं। उनके तकरूरी बादशाहों के ज़माने से हुई है। बादशाह मुगल चले गए तो अंग्रेज़ों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और उसके बाद जब वक्फ बोर्ड बन गया तो फिर वक्फ बोर्ड उसके इंतज़ाम को देखता था। और जो लोग जामा मस्जिद जा चुके हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ बाकायदा ASI का भी एक दफ्तर मौजूद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी मौजूद है। इसलिए ये कहना मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ये कुछ कर रहे हैं उनकी जाती मंशा तो हो सकती है, उनकी जाती राजनीतिक सोशल या जो भी पॉलिटिकल अभिलाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इसको धार्मिक परंपराओं के साथ जोड़ना, इसको ये समझना कोई इस्लामिक जो है महत्व की बात हो रही है, मैं समझता हूं
अमीक ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक पूरी की पूरी आवाजें हैं। पिछले 10 दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि हम बुखारी साहब के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उस प्रथा के खिलाफ है जो वो कर रहे हैं। जो एक वक्फ बोर्ड का अधिनियम 1995 उसके तहत कानून में एक कहा गया कि एक ही प्रबंधक होगा, एक वो प्रावधान। वक्फ की जो संपत्ति है उसमें इमाम की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो। थोड़ा ये चीजें हम आपसे इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो चीजें आ रही हैं, हाँ, वो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए हमको, हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा कि ये बात सही है कि इस्लाम में हायरार्की सक्सेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम जिस जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं या जिस देश में हम रह रहे हैं, और अभी तक इस देश में, इस दिल्ली में कई मस्जिदें, एक नहीं सैकड़ों मस्जिदें, जहां पर अभी एक करजन रोड की मस्जिद हुआ करती है, वहां पर इलियासी साहब हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ही जिंदगी में अपने बेटे को अपना नायब बनाया, उनके इंतकाल होने के बाद ऑटोमेटिकली वो इमाम बन गए। और कई नहीं, एक नहीं, मैं खुद इमाम हूँ मस्जिद का, मैंने भी अपना एक नायब रखा हुआ है। तो इसमें कोई अपनी मर्जी से रख लेते हैं, कोई तो जो चर्चित हैं, कोई बात नहीं, जिनका एक इतिहास है, उनको लेकर ही चर्चा होगी। इसमें अगर रख लिया है, ये परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये नहीं है। 2002 में, सन 2002 में शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब के वालिद मोहतरम ने, शाही अहमद बुखारी साहब के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बुखारी साहब ने अपने इन्हीं बेटे अहमद बुखारी साहब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और उस वक्त की अजीब बात यह है कि यही एनडीए सरकार देश पर राज कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को उस वक्त न्योता दिया गया था, वो नहीं आ पाए थे अपनी सेहत की वजह से, तो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा था और अपना बाकायदा एक उन्होंने मैसेज भी दिया था। आज यही लोग कोर्ट में जाकर के उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि बुखारी साहब को एक प्राइस, एक कीमत चुकानी पड़ रही है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बुलाया। देखिए, दूसरी बात यह है, दूसरी बात राजनीति है, दूसरी जी एक राजनीति है। लेकिन बुखारी साहब अगर अपने बेटे को वो बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर में है, वक्फ बोर्ड भी आज उठ रहा है। लेकिन अब तक मैं वक्फ बोर्ड वालों से पूछ रहा हूं, ये अब तक और लोगों ने और इमामों ने अपने बेटों को अपना नायब मुकर्रर किया है, तब कहां सो रहे थे? तो वक्फ बोर्ड को भी लेकर, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी थोड़ा, दहलवी साहब के पास जाते हैं। वक्फ बोर्ड एक तो अब आगे इसमें क्या करेगा वो थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे। कोई बैठक करके कोई हल निकल सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ मजहबी नहीं है, कानूनी पेचीदगियां भी इसमें, क्योंकि कोर्ट में अब ये मामला है। तो ऐसे में क्या है आगे? देखिए, ऐसा ये बीजेपी कांग्रेस की मैं लड़ाई नहीं समझता। 2002 में थे, 2004 में उन्होंने बीजेपी की हिमायत की, अभी भी राजनाथ सिंह को उन्होंने बुलाया है और उम्मीद है कि मेनका गांधी अभी भी आएंगे, क्योंकि उनके फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो कोई मुद्दा नहीं है ना हमारा ये, हाँ वो कोई मुद्दा, सीधा मुद्दा ये है, मैं धार्मिक में बात कर रहा हूँ धर्म के आधार पर। किसी भी मस्जिद के इमाम के लिए कोई भी हो, जो चीज, जो क्राइटेरिया है, क्या वो बच्चा उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है? पहली चीज तो ये है। अच्छा। दूसरी चीज जो समझने वाली बात है, भाई वक्फ बोर्ड है, आप वक्फ की हम बातें कर रहे हैं, क्या इलियासी साहब के बच्चे की बात हो या कोई भी मस्जिद हो, कहीं पे ये बात नहीं की जा रही वो अपने बाद अपने बेटे, इसको भी कोई चर्चा नहीं है। हमारा कहना ये कि आप इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। क्या जरूरत है कि आप राजनेताओं को बुला रहे हैं, 22 तारीख को आप एक कर रहे हैं, 29 तारीख को आप लीडर्स को बुला रहे हैं, ऐसी कोई परंपरा मत कीजिए जिससे आम लोगों को परेशानी। आपका काम है नमाज पढ़ाना जी। अच्छा, और ताजमहल को लेकर भी इसमें चर्चा चाहूंगी मैं आपसे कि ताजमहल को जैसा कह दिया आजम खान ने कि जी आप ऐड कर। देखिए, भारत का मुसलमान क्या चाहता है? भारत का मुसलमान इमाम साहब से बहुत सीधे कह देना चाहता है कि देखिए साहब, आप जो है वक्फ बोर्ड ने आपको तकर्री की है इमाम की, नमाज पढ़ाइए, हमारे शादी ब्याह में निकाह पढ़ाइए, आप जो है हमको इस्लामी नुक्ते नजर से हमको कुछ गाइड करिए, अजान दीजिए, देश के लोगों को पॉलिटिक्स मत सिखाइए। अमीक, एक चीज मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, लड़ाई शुरू नहीं है, मैंने आपसे ये बंद करिए, तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं, इस देश चाहते हैं। अगर इस देश के धार्मिक लोग इस देश की डेमोक्रेटिक और सेकुलर ताने बाने में आना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होगी। आप इनको तो दूर करो, इंडिविजुअली नहीं आप ये फौरन ये कह दो, फौरन ये कह दो क्या वो उनको कोई गाइड करे, ये धर्म, तब वो जाएं। धर्म अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो धर्म की बातें, धर्म डायरेक्ट ये सिखाता है कि करप्शन ना हो, ईमानदारी हो, झूठ ना हो। धर्म क्या हम सब लोगों को लूटने के लिए छोड़ दें?
ये कह देना कि जो लोग जो धार्मिक नहीं है वो सीधे ये कहते हैं कि हमें देश पर राज करने दो, हमें 2G स्पेक्ट्रम करने दो, हमने ये नहीं कहा, हमें लूटने दो, हमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने दो। अगर आपकी वक्फ बोर्ड का एक शराबी कबाबी आदमी चेयरमैन बन जाता है, देखिए वक्फ बोर्ड बनकर देखिए मेरी बात जो शराबी कबाबी और मस्जिदों पर राज करे, मस्जिद के इमाम को एक चपरासी की तरह बुलाए, ये गलत है। हम तो ये पूछ रहे थे ना आपसे कि वक्फ बोर्ड अब क्या करे, इसमें कोई मजहबी कार्रवाई हो सकती है क्या? ऐसा है मीनाक्षी, मस्जिद के इमाम की अजमत अपनी जगह है। अहमद बुखारी दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम है। मैं मेरी मुझको लेट मी कंप्लीट भाई, सीधा ये है कि वो एक ऐसे खानदान से बुलाए गए जो बुखारा की सबसे मौजी शख्सियात में थी, और उनके दादा यानी जो भी उनके फौरदार थे उनको इमाम अब्दुल गफूर साहब को बुलाया गया। बादशाह ने बहुत लोगों में तलाश करा, फिर पाया कि हाँ बुखारा की सबसे मुअज़्ज़िज़ और मुअज़्ज़ब शख्सियत जो वही हैं। किस लिए बुलाया गया था? जामा मस्जिद की इमामत के लिए। किस लिए बुलाया गया था? जुमे के खुतबे के लिए। किस लिए बुलाया गया था? बादशाहों के बच्चों को सही तरह ओरिएंटेशन के लिए। किस लिए बुलाया गया था? ईद की नमाज पढ़ाने के लिए। बात यह है कि इन चीजों पे आप चर्चा कीजिए कि भाई आपको आपकी इमामत पे किसी को वो नहीं है, लेकिन दिल्ली अगर आप एक मस्जिद को दिल्ली वक्फ बोर्ड से आप आजाद करा देंगे तो फिर तो वक्फ बोर्ड पे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, और इमाम और वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार हासिल है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वक्फ बोर्ड के अंडर में जामा मस्जिद मैं इसलिए पूछ रही थी, ताजमहल में इसलिए बीच में ला रही थी कि एक तरफ तो आप जामा मस्जिद कहते हैं कि वो वक्फ के दायरे से बाहर चली जाए, और ये कोई डिमांड नहीं करता, कोई डिमांड नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि ताजमहल जो है उसको उसके अंडर ले आया जाए। गलत है। कोई ये डिमांड नहीं कर रहा, कोई ये डिमांड नहीं कर रहा कि जामा मस्जिद या कोई भी मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंडर से निकले। इसकी डिमांड नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं जो आ जाते हैं उनका सब वो मुद्दा नहीं है, वो इशू होनी चाहिए, वो इशू नहीं है। जामा मस्जिद की आमदनी 1 लाख रुपए रोज से ज्यादा है। देखिए किसी को काट करके बात नहीं होनी चाहिए। मेरा दौर है तो मुझे कह लीजिए। आप बोलिए। इमाम साहब भी ये नहीं कह रहे हैं कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड से अलग है। सवाल ये है कि हर मस्जिद में इमाम होता है, उसका नाइब होता है। क्या वक्फ बोर्ड इतना एक्टिव है? क्या वक्फ बोर्ड ने अपना नाइब इमाम या मुअज्जिन बना करके भेजा किसी को इमाम साहब के पास? इमाम साहब की उम्र हो रही है, वो बना रहे हैं तो आप रोक रहे हो। वक्फ बोर्ड ये क्या एब्सर्ड आपका ये स्टेटमेंट है। सबसे बड़ा जिसको पूरा हिंदुस्तान भूल के बैठा हुआ है, भूल के जो हिंदुस्तान बैठा हुआ उस मुद्दे पे सब लोग कतरा रहे हैं जो अमीर कह रहे हैं। इनके वालिद साहब अब्दुल्ला बुखारी साहब की जब बात हुई थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने जब इनको इमाम बनाया था, वो वीडियो आज भी मौजूद है। उस वीडियो में कहा था मैं इनको इमाम बना रहा हूं, मैं ऑनरी इमाम हमेशा रहूं जब तक जिंदा रहूंगा। इनके बाद जो इनकी पहली बीवी का बेटा है जो अभी पढ़ रहा है उसको नाइब इमाम में नियुक्त कर रहा हूं। उस बच्चे को कहीं कोई चर्चा में नहीं ला रहा। हाँ, वक्फ बोर्ड को आप कहीं चर्चा में नहीं लेके आ रहे हैं। सवाल ये है, दूसरी चीज मीनाक्षी, जामा मस्जिद की जो आमदनी है, जो उसकी इखराजात हैं, जो कुछ आ रहा है, अगर वक्फ बोर्ड ने पूछेगा तो फिर सरकारें पूछेंगी। नहीं तो वो तो बुखारी साहब को जा रही थी, तो पहले सवाल क्यों नहीं उठा उस पर? कोर्ट में कहा था इन मुद्दों पे। चलिए अमित जी से ले लें देखिए मेरा ये मानना कि इसको बहस को थोड़ा सा तार्किक बनाना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो उनका काम है, जिसके लिए वो आए थे वो करें, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं, वो उनको इस बात को मानना चाहिए। और अगर आप जाएंगे कि 1947 से पहले तो साहब पूरा मुल्क मुसलमानों का था। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो इन्होंने नई परंपरा खड़ी की है, जिनको ये शबान मियाँ को जो बना रहे हैं इमाम, ये इनका चयन कौन लोग कर रहे हैं? क्या देवबंद शामिल है? क्या नदवा शामिल है? क्या इस देश की जितनी भी बड़ी जो इदारे हैं, इस्लामी इदारे हैं, उसमें से कौन लोग हैं जो वोट कर रहे हैं कि ये नायब इमाम के लिए एलिजिबल हैं? सवाल इसका है जी। देखिए ये जो है, ये जो चल रहा है, कौन चुन रहा है उनको बताइए आप। हम ऐसा है, मुल्क को बताइए। देखिए ये तरीका जो है, ये जो एक जो बात कर रहे हैं हम, इस तरह की हायरार्की डेमोक्रेटिक जगहों में है और कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं लंदन में, देखिए लंदन में डेमोक्रेटिक है, सेकुलरिज्म है,
वहाँ पर मलिका एलिजाबेथ आती है, ओ, वहाँ ये बात क्राउन है। होता है हर जगह। ये तो इस तरह कोई लेकिन गलत है यहाँ तो नहीं। दूसरा अब सवाल ये है, दूसरे सवाल हालात ये में है, यहाँ पर वैसा तो है नहीं कि राजे रजवाड़े फिर तो रह जाते हैं अब तक भी। हमारे वैसी यहाँ स्थितियां हमारे नहीं पॉलिटिकल है ना। पार्टीज में, हम हिंदुस्तान को उसी पॉलिटिकल नजरिए से और देखें। नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में भी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी के बाद सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, मीनाक्षी, सब सबसे- कुछ चल रहा है। मीनाक्षी, इस पे बड़ी कोई प्रॉब्लम एतराज ये नहीं है। लेकिन है। वो शाबान को बनाए, इसमें भी कोई एतराज नहीं है। बनाए। दस्तारबंदी हो रही है, उसमें तो दस्तारबंदी कोर्ट पे ने भी कोई कहा अब कि कर वो चुके, लें। दस्तारबंदी वो तो ऑलरेडी जाए, हो वो तो चुकी है। कोर्ट ने भी कहा कि वो हो जाए। हमारा उस कहना फंक्शन ये पर, है, समारोह जो पर कोई अमीर ने एतराज मुद्दा नहीं उठाया है, जो अमीर ने उठाया है कि भाई आपकी काबिलियत की बुनियाद पे आपको बुलाया गया, आप 21 साल के एक बच्चे को बना रहे हैं, अच्छी बात है, आपके खानदान से, चलिए हमको उस पर भी एतराज नहीं है। मतलब क्राइटेरिया का है, क्या वो आलिम बाकमाल है, क्या वो हाफिज है, क्या वो नमाज पढ़ाने के लिए उसको तमाम सलाहियतें हैं। अगर ऐसा है तो हम सब आपके साथ थे, लेकिन अगर आप खाली उसको अपना उत्तरदायी घोषित करके ये करें तो राजशाही वाली बात नहीं चलेगी। जी चलिए, अच्छा आप उत्तर प्रदेश ताजमहल का रुख कर लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा आपसे चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब आजम खान ने जिस तरीके से कहा है कि ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की उन्होंने मांग की है, साथ ही वहां पर यह कि उन्हीं को मुतवल्ली घोषित कर दिया जाए, वो ही प्रबंधक रह जाएं, जो तमाम राशि आ रही है उसका इस्तेमाल भी वो करें, या फिर जो बाकी वहां पर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर खर्च होना चाहिए, यानी सरकार का किसी तरीके का वहां पर अधिकार न रहे। अमीक, एक रिएक्शन आप पर इसका कि उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, किस तरह की सियासत इसमें आप देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जो वो बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो जो ताजमहल है वो हमारे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक धरोहर है, जब लोग भारत के बारे में सोचते हैं तो वो ताजमहल के बारे में सोचते हैं। नंबर 2 बात, जो आजम खान की जो बात है कि वो किस परिवेश में इस बात को कहना चाह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उनकी अपनी राजनीति है, वो पूरी जमीन उत्तर प्रदेश में वो खो चुके हैं। बिल्कुल। तो उनको कोई ऐसी बात चाहिए कि जिससे मुसलमानों को जज्बाती मामले में फंसा के उनकी रोजी रोटी, उनकी बेरोजगारी, उस पर कोई सवाल ना हो। जैसे वो वक्फ बोर्ड की बात कह रहे हैं, 2012 की एक आरटीआई में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, 23 प्रॉपर्टी, जिसमें 12 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की लखनऊ में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार 1 रुपया नया जो वक्फ सुन्नी बोर्ड है उसको नहीं आता है। अगर आजम खान साहब इतने ही वक्फ को लेकर, मुसलमानों की तरक्की को लेकर अगर वो हम मानते हैं कि उनके दिल में बड़ा दर्द होगा, तो आज जिस दिन वो नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, आज ही मैं चाहता हूं कि वजीर आला को इस बात का ऐलान करना चाहिए कि वो जो 23 प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश की सरकार के जेरे हैं, जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं, वो उसको आज वापस कर रहे हैं। तो हम मान लें कि साहब ये वक्फ को लेकर बड़ा ही एक सीरियस मुद्दे को वो डील करना चाह रहे हैं। मुसलमान कि ये जो वो बातें कही हैं उन्होंने, इसमें मैं नहीं समझता हूं कि ये भारत के मुसलमानों की आवाज है जिसको आजम खान ने रखा है। चलिए, आपने बहुत बढ़िया ढंग से आमिर समझाया, और काज़मी साहब आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि मकसद क्या देखते हैं आप इसके पीछे? क्या वाकई मुसलमानों की बेहतरी एक मकसद है, या जिसका जिक्र आमिर ने किया कि अपनी जो जमीन है उसको कैसे और पुख्ता करें और कैसे मजबूत करें, उसके लिए इस तरह की अनर्गल बातें उनकी तरफ से कही जा रही है, जिनका शायद औचित्य कोई है नहीं इस वक्त? देखिए, आजम खान साहब का जो ये बयान है, इसको इतनी बड़ी अहमियत और इसको कम्युनल रंग देना मेरे ख्याल से गलत है। उन्होंने एक बात कही है कि पूरे देश में जितने भी मकबरे हैं, जितनी भी कब्रें हैं और जितनी भी मस्जिदें हैं, जितनों को लेकर नहीं कहा बात आपको बात ये है, यही बात है, जितने भी हैं सब वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं। तो ताजमहल को भी इस वक्फ बोर्ड के अंडर में आना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से भी बदतर इसकी हालत है। इसकी इतनी बड़ी कमाई है कि उससे कई यूनिवर्सिटी, कई मेडिकल कॉलेज चल सकते हैं। तो ये एक, जैसा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आज बहुत से डिपार्टमेंट बदल रही है, बहुत से विभागों को इधर से उधर कर रहा, बहुत से मंत्रालय खत्म कर चुके हैं। तो एक इस तरह की अपील टाइप की, एक मशवरा टाइप का है कि ऐसा भी किया जा सकता है। आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए एक अलग से बजट एलोकेट मत करो, आप अपीजमेंट की सियासत से भी बच जाओगे। इस तरह से ये कर सकते हो। एक प्रतिक्रिया उनकी भी इस पर। जी दहलवी साहब। देखिए, ऐसा नहीं, ये सब सियासी बात है। पुराना बहुत किसी का शेर था कि हज काबा भी और गंगा के स्नान भी, राजी रहे रहमान खुश रहे भगवान भी। 2 दिन पहले वो बाबर मस्जिद पे बयान दे चुके हैं कि वहां तो मंदिर है, तो इसलिए कुछ नहीं है, असल चीजें खोती हुई जमीन के मामलात हैं। और हमारे असल देखिए, ये एक सच्चाई की बात है इस्लाम के नुक्ता नगर से, जो भी कब्र वो वक्फ है। लेकिन ताजमहल अभी से नहीं है,
ताजमहल जो है वो करजन के ज़माने से जो है वो ASI के तहत आता है। जिस ज़माने में यूपीए या उससे पहले जो इनकी हुकूमतें थी उस ज़माने में ताजमहल पे क्यों ने कहा गया। खुद खान साहब से मैं कहूँगा क्या ही अच्छा हो कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का मामला आज तक अटका हुआ है, इमाम बाड़ों की जो आसपास की हालत है वो मामलात हैं। तो ताजमहल में नमाज होती है जो जिस जगह की सूरत हाल, और देखिए इससे मुस्लिम समाज को आप ऐसा समझते हैं बड़े रूढ़िवादी हैं। इसलिए ना कि देखिए जैसा आमिक ने कहा कि ताजमहल जो है जब आप हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो वो ताजमहल सबसे पहले क्लिक करता है। लोग आते हैं यहाँ पर, विदेशी सैलानी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकर नहीं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि रोजाना 5 वक्त की नमाज, शुक्रवार विशेष तौर पर दे रखा है, शुक्रवार विशेष तौर पर छुट्टी है वहां पर, ताकि वहां पर नमाजी आए, नमाज पढ़े, किसी तरह की उनको असुविधा ना हो, इसीलिए मुकर्रर किया गया है एक दिन। अगर बाकी दिनों में भी अगर सिलसिला वैसे ही रहेगा तो फिर जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो उसका वजूद है, क्या वो वैसा ही मुमकिन रह पाएगा? सवाल इसलिए है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा जी कि चलिए मानते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि ताजमहल आप इसलिए ओन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए ASI हो या वक्फ बोर्ड हो, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का इदारा नहीं है, ये भारत सरकार का इदारा है। अगर आप ताजमहल ये कह रहे हैं कि आप साहब उससे उसकी आमदनी से आप मुसलमानों का भला करेंगे, ये अच्छी बात है। मैंने कहा कि वो जो 23 प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आप रिलीज कराइए, और उसका किराया जो अवेलेबल किराया है प्राइम प्लेस का वो आप दीजिए वक्फ बोर्ड को, उससे भी होगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला है, पुराना किला है, उससे उतनी आमदनी नहीं होती है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर वो भी आ जाएं, वक्फ बोर्ड में यूपी का, दिल्ली का मेरे पास सर्वे है मैम, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं इसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूं सबके सामने कि वो दोनों वक्फ बोर्ड ने बिल्डरों को मतलब बीघों जमीनें बेची हैं। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कमाई पर ही नजर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक बात मैं जोड़ दूं, अगर आप ताजमहल ले रहे हैं तो हमारे जो हमारा 5 वर्षीय कार्यक्रम प्रोग्राम होता है भारत सरकार का, उसमें करोड़ों का बजट होता है जो कि ASI के जरिए इसकी रख रखाव पे खर्च होता है। तो वक्फ बोर्ड क्या उस चीज को कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब से, लाल किला से, पुराना किला से तो आमदनी नहीं हो रही, तो आपको तो उसको बरकरार रखना है। दूध का धुला ASI भी नहीं है। ASI की बात बताऊं, मैं मस्जिदों की लिस्ट लेकर आया हूं, मैं बहुत जमाली कमाली इन्होंने खराब कर दिया, मस्जिद मोड़ इन्होंने तुड़वा दी, ये सब के साथ ASI कब्जे में। ASI के साथ भी प्रॉब्लम है। कई एक दो नहीं, ASI के लोग भी बाकायदा पैसे लेकर के एनक्रोचमेंट कराते हैं। और ये वो मसला थोड़ा अलग चला जाएगा, लेकिन हाँ अब डिबेटेबल हो सकता है, चर्चा इस पर भी हो सकती है, लेकिन वो एक विषय अलग हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल और बाकी जो कम कमाई के संसाधन या जो इमारतें या फिर जो मकबरे हैं उनको लेकर इस तरह की बात क्यों नहीं है, सवाल इसलिए उठा। दहलवी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। इसमें एक विरोधाभास है। पहली चीज, और ये आजादी के बाद से शुरू हो गया, देश में जितने मंदिर थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थे, उनमें हम सब ने पूजा की इजाजत दे दी। जितने और चर्च थे उनमें भी हमने इजाजत दे दी, लेकिन ASI के तहत जितनी मस्जिदें थीं हमने कहीं ना कहीं जाके वहां पार्शलिटी बरती और उन जगहों पर इजाजत नहीं दी। ASI दूध का धुला किस लिए नहीं है? दिल्ली, इंडिया, भारत में अकबर के बाद सबसे लंबा शासन करने वाला कोई व्यक्ति था, वो बलबन था, और बलबन का मकबरा यानी कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में है। कुतुब मीनार को आप धरोहर साबित कर रहे हो, और बलबन के मकबरे पे आपने जो है भैंसे बनवा रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड हो, जिनके पास अभी खुद कासमी साहब फरमा रहे हैं चोरों की पूरी जमात इनके बकौल, तो वो वक्फ बोर्ड किस तरीके से ताजमहल संभाल सकता है? और इसी तरीके से और उसी तरीके से ASI जो है उसको भी समझना पड़ेगा कि ताजमहल के अलावा जो भी राष्ट्रीय धरोहर हैं कहीं पर भी हों, उनकी सही देख रेख करने के लिए इस सरकार को सकारात्मक इख्तियारात का, लेकिन सवाल इसलिए भी उठाना क्योंकि चाहे वो राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह की सियासत है या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उन सब चीजों को लेकर जो एक धरोहर को भी कम्युनल उसमें डालकर बात की जा रही है, सवाल इसलिए ये अहम हो गया। जो टाइमिंग है, अब क्यों इस तरह के सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्या उनको अभी अचानक से इल्म हुआ कि ऐसा हो सकता है? पहले उनकी तरफ से ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा था? काज़मी साहब से एक प्रतिक्रिया ले लें। सिंपल एक बयान है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, और एक इसको स्टेटमेंट के इसको कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। वक्त जो रंग तो दे दिया गया। ताजमहल है, ऐसा नहीं है किसी दूसरी कम्युनिटी से खींच करके लिया जा रहा हो, वो उसमें मस्जिद भी है, उसमें और सिर्फ हिंदुस्तानियों का नहीं, बाहर से भी बहुत बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं, सबका है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो अकेले क्यों अपना हक जमाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड भी विदेशी संस्था नहीं है,
वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी हुकूमत वक्त उसका तयन करती है। वो तो और मुतवल्ली वही भी लोग खुद ही आते बनना हैं जिनको लिए चाहते हैं ना जाते हैं। काज़मी साहब, इसलिए सवाल उठ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं ही प्रबंधक नो, बनूंगा और आप मैं भी तो बहुत कह रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, दूसरे लोग आ जाएंगे, वो कर लेंगे, परेशानी क्या है, वो तो छोड़ी चले जाएंगे, वो जब छोड़ी देंगे। इसमें आप अमीर भाई का लोग आ जाएंगे, आप कोई आ जाएंगे, तो आप परेशानी देखिए क्या है? कि आजम खान जब ये बात उनके कहते पैरों के हैं, नीचे जमीन खिसक रही है, आजम तो वो खान तो जब चले ये बात जाएंगे। आजम खान जब दूसरे लोग हैं, आजम खान साहब जब ये बात कहते हैं तो कल ही ये बता दिया गया कि ये ताजमहल नहीं है। अब बीजेपी का कोई साथी नहीं है, इसलिए आप उनसे जरा पूछ लीजिएगा। वो कह रहे हैं साहब कि ये ताजमहल नहीं है। सबसे पहले तो सवाल ये कि मुसलमान अगर विदेशी हैं तो उनका तो ये कौमी ताजमहल कैसे हो गया, राष्ट्रीय कैसे हो गया। फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय है, अगर वो राष्ट्रीय है तो तेजो महल कैसे हो गया। एक पूरी लंबी लिस्ट उनके पास, पुराना किला को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर, प्रेसिडेंट हाउस को लेकर, मतलब अनर्गल बातें, जिस तरह की आजम खान साहब ये बात कह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि खुदा के लिए ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, चाहे वो आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो आजम खान साहब हो, मुसलमानों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। रोजी रोटी की, उसके कारोबार की, कि उसके पेट में 2 जून की रोटी कैसे आएगी, इज्जत से कैसे रहेगा, उस सवाल के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो लड़िए, और इस तरह की ध्रुवीकरण बांटने वाली डिविसिव पॉलिटिक्स मत करिए। जी दहलवी साहब, आप क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे वो कहिएगा, लेकिन 2 चीजें हैं। देखिए, एक तरफ जामा मस्जिद और एक तरफ ताजमहल, दोनों को ही अगर देखें, दोनों ही मॉन्यूमेंट्स को देखें, उनकी अपनी महत्ता, उनका अपना जो उनके साथ लेगेसी जुड़ी हुई है वो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। जामा मस्जिद को भी हम दिल्ली में जब एक तरीके का मॉन्यूमेंट ही है जहां पर लोग जाते हैं, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी जो देखने की खूबसूरती है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही, वो दूसरे धर्म के लोग भी जाते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग भी जाते हैं और उतनी ही खूबसूरती की उसकी वो तारीफ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि देखिए, सिर्फ 2 जिनकी चर्चा है उनको लेकर तो बहुत उठापटक हो रही है, बाकी जो जिनकी चर्चा कम है या जिनका उस तरीके का इतिहास नहीं है या उस तरीके का इतिहास उनका बनाने की कोशिश नहीं की गई, उसको लेकर चर्चा नहीं है। ये ऐसा क्यों है? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी चीज़ ये, एक बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर हिलाल आतिफ की आई थी, पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हम कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ का जो अमीर कह रहा है हम ध्रुवीकरण करते हैं, हिलाल अहमद का हम करते हैं और हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ताजमहल हो या जामा मस्जिद हो, जामा मस्जिद की बात आती है तो हम कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड तो बहुत नाकारा है, लेकिन जामा मस्जिद की आमदनी का हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल एलओसी के पास एक जगह है शादरा शरीफ राजौरी के अंदर, यानी जम्मू से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर। उन लोगों के यहाँ जो चढ़ावा आता था मीनाक्षी, उन्होंने उसके एक पैसे को जमा करा गांव के लोगों ने, और आप नेट पर देख सकते हैं। आज उन्होंने, जब मैं आज से 15-20 साल पहले जाता था, वो कहते हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम के गांव के लोग क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे? आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जामा मस्जिद की आमदनी भी लगभग 30 लाख रुपए महीने से कम नहीं होगी। लेकिन सवाल ये, हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरह कर रहे हैं? हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई एक्शन प्लान है कि हम ताजमहल का क्या करेंगे? आगे की बात मैं करता हूँ। मैं जामा मस्जिद के पास का रहने वाला हूँ। जामिद के ज़ेरे साया के स्कूल है जहां से मैं पढ़ा हूँ, जहां 5000 बच्चे पढ़ते हैं। पिछली 15 सरकार, यानी 3 सरकारें गुजर चुकी हैं, 15 साल गुजर चुके हैं। जामा मस्जिद के साए के नीचे ये जगह है, जो हमारा प्लेग्राउंड था, वो सरकारों की मेहरबानी से एक हिस्से पे थाना बना दिया गया, एक हिस्से पे आपने फायर ब्रिगेड को दे दिया, एक हिस्सा बुखारी साहब को पार्किंग के लिए दे दिया। उसके अंदर पिछले 15 सालों से टीचरों की कमी है। कभी आपने सुना किसी ने मुतालबात किए हों? अब कौम को चाहिए एजुकेशन, एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म। ये भी शायद इस पर भी हम आएंगे और जानना चाहेंगे बुखारी साहब के बारे में कि क्या उनका कोई से नहीं था, उनकी तरफ से क्यों नहीं उस तरह का विरोध किया गया। एक दर्शक हमारे साथ हैं, जफर हुसैन है। स्वागत है जफर हुसैन जी आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जफर हुसैन साहब, आप हैं हमारे साथ? ये संपर्क शायद उनसे टूट गया है। आपसे जानना चाहूंगी काजमी साहब, जिनका जिक्र उन्होंने किया कि एनक्रोचमेंट है, तमाम चीजें हैं, आप दस्तारबंदी करना चाहते हैं, आप अपने बेटे को नायब इमाम बनाना चाहते हैं, इन तमाम चीजों में तो आप तवज्जो देते हैं, लेकिन वाकई उस जगह की खूबसूरती रहे, उसका इतिहास जस का तस बना रहे, वहां पर आपका से कहां चला जाता है? वहां पर आप अपनी उतनी मजबूती से, जैसे आप अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, क्यों नहीं उतनी मजबूती से बाकी चीजों को लेकर कहते हैं? ये बातें जो आप कह रही हैं, ये इसको हम एग्री करते हैं। और वहाँ जामा मस्जिद चूँकि ये भी एक राष्ट्रीय धरोहर है और उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट सारा फैसला करेगी, सब हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी वजह से आप एक इमाम को पर
क्रिटिसाइज करें और उनको डिग्रेड करें, ये मैं इसको किसी भी हाल में मुनासिब नहीं समझता हूँ। और ये कह देना चाहिए कि भाई सिर्फ ये इमामत करें और ये सिर्फ मस्जिद में रहें, ये कहीं नहीं जाएं, ये कुछ खाएं नहीं, ये कुछ पिएं नहीं, उनका तो से बहुत रहता है। तो ये कहते हैं कि देखिए इस बार चुनाव है तो आपको इनके साथ जाना है, वो इस तरह की बातें भी कहते हैं क्योंकि आकर, इसलिए हमने पूछा कि क्या उनका उन चीजों में फिर से नहीं रहता है जब वो लोगों को गाइड करते हैं, उनको डिक्टेट करते हैं। एक सेकंड में आती हूँ, एक दर्शक हैं, शेखर है हमारे साथ पटना से। जी शेखर जी, स्वागत है आपका, कहिए। रक्कासा बना रखा है मुसलमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे माननीय अतिथियों से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी बात करते हैं प्रतीकों की पॉलिटिक्स पर, तो जो भी पार्टी कहता है कि आप ये हमें दे दीजिए, वो सब उस प्रतीक का शोषण क्यों करना चाहता है? कोई भी पार्टी मैं ऐसा नहीं देखता हूँ जो कहता हो कि हमने इस प्रतीक के लिए ये किया है। वहां पे कोई क्वालिटी पैरामीटर नहीं है, मगर चाहिए सबको उसका शोषण करने का अधिकार। ऐसा क्यों है? जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत शेखर जी, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा में हिस्सेदारी की। सवाल जो उठाया आमिर कि रिवैम्प हो, बेहतरी हो, उसके लिए तो चीजें कम दिखाई देती हैं, लेकिन इस तरह के विवाद जरूर आ जाते हैं सामने। कभी दस्तारबंदी को लेकर तो कभी ताजमहल हमको दे दिया जाए, इस तरह की बातें आ जाती है सामने। कैसे बेहतरी हो, उसको लेकर कभी चर्चा हो? देखिए, ये सबसे पहले तो मीनाक्षी एक बहुत ही एब्सर्ड आइडिया है ये जो बीजेपी वाले हमारे आरएसएस के लोग घूम रहे हैं कि ताजमहल तेजोमहल मंदिर है, वो ताजमहल दे दो और पार्लियामेंट दे दो, उसमें पता नहीं क्या क्या बनेगा। सवाल ये है कि इमामत से किसी को एतराज़ नहीं है। वक्फ बोर्ड, हर मस्जिद में जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद है वो एक इमाम को मुकर्रर करता है, एक मुअज्जिन को मुकर्रर करता है। ये भारत की जमहूरियत में हो सकता है, लेकिन हम पूरे मुसलमान को, भारत को के मुसलमानों के जज्बात को हाईजैक करके हर 2 साल पे अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हर 2 साल पे समाजवादी को कर रहे हैं, बासपा को कर रहे हैं, चेले चंपट, चचा भतीजा, बेटे दामाद बेटी, ये लोग राजनीति में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये काम आपको करने का ड्यूटी वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड ने आपको जो काम दिया है उसका फरीजा अता करिए, हम आपकी जिंदगी भर इज्जत करेंगे, आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जो पैरामीटर है वो तो अतर भाई बताएंगे कि इमामत का या दस्तरबंदी का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल खिलाफ काम वो कर रहे हैं। भारत के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए उन पैरामीटर्स की भी बात करेंगे जी। एक मुसलमानों को ये हाईजैक करें, भागवत जी का दूरदर्शन पे लाइव चलेगा, ये भी बर्दाश्त नहीं। उसको लेकर भी सवाल उठे थे। प्रमोद है हमारे साथ, एक दर्शक मणिपुर से। स्वागत है प्रमोद आपका, कहिए। प्रमोद आप हैं हमारे साथ? शायद संपर्क टूट गया उनसे हमारा। अतर हुसैन दहलवी साहब, पैरामीटर्स की जैसा जिनका जिक्र किया अमिक ने, वो पैरामीटर्स भी आपसे जानना चाहेंगे, और क्या फॉलो होता है वाकई उन वो जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो कुछ कहा लिखा गया है, वो उसको अनुसरण होता है उसका? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान का निज़ाम नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो मस्जिदों में इमाम होते हैं उनके लिए बाकायदा कमेटियाँ हैं। दुनिया की 2-3 बड़ी मस्जिदें हैं, मक्का, मदीना शरीफ और अल-अक़सा यरूशलेम में, उसके लिए भी बाकायदा कमेटी है, और वहाँ पे कहीं डायनेस्टी वाला सिस्टम नहीं है। फिर मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि उनको इसलिए इनके ख़ानदान को बुलाया गया क्योंकि इंतहाई मुअज़्ज़िज़, साहिब इल्म और बावक़ार और कुरान को अच्छा पढ़ने वाले, अच्छी प्रीचिंग करने वाले लोग थे, इसलिए बुलाया गया। चूँकि इनकी पहली बीवी का बड़ा बच्चा नहीं बन सका, इसलिए इस बच्चे को ये बना रहे हैं। किसी कासमी साहब बैठे खुद इमामत करते, इमाम के लिए जो खूबियाँ हैं, पहली चीज़ तो यह है कि वो चेहरे मोहरे से उस क्राइटेरिया पे हो जो पैगंबर साहब का मैयार है। दूसरी चीज़, आलिम बाकमाल हो, क्योंकि आप एक पूरे हिंदुस्तानी एशिया की बड़ी मस्जिद की इमामत करने जा रहे हैं, तो कम से कम आप जो है आलिम बाकमाल हो। इसका कोर्स 12 से 14 साल का होता है। तीसरी चीज़, चूंकि रमज़ान में आपको तरावी सुनानी है, इसलिए आप हाफिज कुरान भी होंगे। चौथी चीज़, चूंकि आपको जुमे में खुतबा भी देना है, तो खुतबे के लिए आपके पास बहुत सारी मालूमात भी होनी चाहिए। जो बच्चा अमेठी के अंदर 2nd ईयर के BBA का तालिब इल्म हो, आप उसको एकदम उठा के लाएं, क्या हालात ने, क्या उनकी परेशानियां, कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी, इसलिए वो बना रहे हैं। हमारा कहना यह था कि अगर आप अपने वालिद बुजुर्गवार वक्फ बोर्ड को छोड़ दीजिए, सरकारों को छोड़ दीजिए, NDA UPA को छोड़ दीजिए,
आप अपने वालिद बुजुर्गवार जिन्होंने आपको बनाया, उनकी काज़मी बात साहब मान से मैं लीजिए। चर्चा करूंगी, आपसे एक जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणवेश कन्नौजिया हैं जी, स्वागत है आपका, कहिए। सर सुन रहे हैं तो बोलिए जी। सवाल पूछना चाहते हैं हाँ। जैसे देखिए आदिल से आए हैं तब से माफ कीजिए रणवेश, बहुत साफ सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको, दरअसल कोशिश कीजिएगा अगर बात अपनी रखना चाहते हैं तो दोबारा से संपर्क कर लें। काज़मी साहब, जिन पैरामीटर्स का जिक्र किया दहलवी साहब ने, उनसे थोड़ा और इतर मैं आपसे ये जानना समझना चाहूंगी यहाँ पर, जैसा उन्होंने कहा कि ये 19-20 साल का लड़का है जिसको कि नायब बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तो ऐसा होगा नहीं कि जो बुखारी साहब कर रहे हैं वो सब इनके पुत्र करने लग जाएंगे आते ही, जो वक्त मिलेगा उसमें तालीम दी जाएगी, ये जो सिलसिला बढ़ेगा आगे, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, या इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं या बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से कुछ कहा लिखा गया है उसी के अनुसार तमाम काम हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं, जो इस्लाम में न पूरे कुरान में न कहीं बुखारी में कहीं ये नहीं लिखा है कि इमाम हाफिज हो। अच्छा। ये कहीं नहीं लिखा है, ये इसके बारे में कुरान और हदीस सब साइलेंट हैं। इमाम आमतौर पर वो बनता है जो परहेजगार हो, जो मुत्तकी हो, जो खुदा से डरने वाला हो, ईमानदार हो। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जहां तक इस बच्चे का सवाल है, ये असली इमाम तो बन नहीं रहे हैं। जो मैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम, मैं उनका एडवोकेट नहीं हूँ, जो लेकिन जो सच समझता हूँ वो कह रहा हूँ मैं कि वो अभी 19 साल के बच्चे हैं और वो असली इमाम नहीं है। अब ये भी कहिए कि वो अपने बेटे को दीनी तालीम दें, वो आलिम बनाएं, तो फिर वो उसी तरीके से प्रेजेंट करते पूरे मसले को, बजाय मदरसों की जरूर वहीं बराबर में मदरसा है, वहाँ काफी मदरसे हैं, वहाँ जामा मस्जिद पर बहुत से दीनी तालीम आप दें, ये भी हो सकता है। वक्फ बोर्ड का पूरा क्राइटेरिया है, जो तनख्वाहें होंगी, जो आप इसमें आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों को गलत बात बता रहे हैं, आप लोगों को गलत बात बता रहे हैं। आप बिल्कुल इस्लाम की ऐसी निशानी मत पेश कीजिए, ऐसे नहीं उसको मत कीजिए, जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसी दिल्ली में मैं ऐसे 1000 नायब इमाम, इसी दिल्ली में जो जिनकी चर्चा नहीं है उनमें होंगे और जामा मस्जिद में होंगे, क्या कोई फर्क नहीं है? के साथ परेशानी क्या, विरोधाभासी बातें करते, जामा मस्जिद की बात होती है तो वक्फ बोर्ड को चोर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा चोर चकार अमित साहब जैसे लोग आने चाहिए, आप ही ने कहा। अगर ताजमहल की बात आती है तो आपके, अरे भाई आप अगर वक्फ बोर्ड की हिमायत, उस वक्फ बोर्ड का क्राइटेरिया, मैं अमीर पूरी कर दूं, वक्फ बोर्ड का क्राइटेरिया आलिम की तनख्वाह इतनी होगी, हाफिज की तनख्वाह इतनी होगी, खतीब की तनख्वाह इतनी होगी, इसका मतलब है वक्फ बोर्ड अंधा हो गया। ऐसा कुछ अगर जो लोग कर रहे थे पॉलिटिकल एजुकेशन करके अब तक हो गया, जो इमाम, मैं तो मेरा क्राइटेरिया, मेरा धर्म आधार ये कहता है मुझको ऐसा इमाम चाहिए। अतर भाई कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोग आने चाहिए। अगर इनको दिल्ली की सियासत का जरा सा भी इनको इल्म हो, मैं दिल्ली का हूं, मैं इनको कह रहा हूं, मैं इनको कह रहा हूं, इनको थोड़ा सा अगर इनको इंफॉर्मेशन हो तो इनको मालूम पड़ जाना चाहिए कि बाटला हाउस में 70 बीघे की कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की कब्जे थी, चोरों चक्कों के हाथ में थी। मैंने उसको लड़के वक्फ बोर्ड के हाथ में चौधरी मतीन जी के समय में, अभी 2 मार्च की बात है, उनके हाथ में देके सरकारी कमेटी बनवा के उसका मैंने तहफ्फुज किया। जी चलिए, वक्फ बोर्ड पर भी थोड़ा और मैं आपसे जानूंगी समझूंगी। एक दर्शक हमारे साथ हैं हरियाणा से, जी काज़मी साहब आती हूँ मैं, हरियाणा से एक दर्शक है हमारे साथ, जी स्वागत है आपका, कहिए। आज भी कब्जा है, आपने तो कुछ भी नहीं हटाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेवात बीसरू पुनाना से बात कर रहा हूँ। मैं तौशीफ खान, मैं कहना चाहता हूँ मैम, जो आजम खान का बयान था मैंने सुना था, तो ताजमहल को वक्फ बोर्ड पर देने की जो बात थी मैम, इसमें कौशिक खान गलत आ रहा, मेरा नाम तौशीफ खान है। अच्छा ठीक है, वो नाम ठीक करवा देंगे, आप बताइए। तो मैम ताजमहल पर वक्फ बोर्ड को देने की बात तो गलत है, लेकिन मैम ये जामा मस्जिद पर मैम जो ये सियासत चल रही है, दस्तारबंदी की बात चल रही है मैम, इस पर सियासत करना कहीं ना कहीं मतलब ये इस्लाम मतलब जो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है मैम। जी, वो जो सियासत चल रही है, सियासत दरअसल कर कौन रहा है? क्या राजनेता कर रहे हैं या धर्म के जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही धर्म के पैरोकार हैं, उनकी तरफ से हो रहा है? ये गफलत कहाँ पर हो रही है? एक तो अतर हुसैन दहलवी साहब ये भी जानना चाहेंगे, और वक्त को लेकर क्या है स्थिति? दरअसल उसको लेकर भी विरोधाभासी चीजें हैं, क्या वो भी जहां अपना
फायदा देखता है अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और जहां पर उसे लगता है कि यहाँ पर आमदनी कम है या उस तरीके से शायद इसकी चर्चा नहीं होगी या यहाँ पर घुसने से नुकसान होगा, तो वहां पर अपने कदम पीछे खींचता है, या फिर एक जो पैरामीटर है, जो लिखा गया है, जो तय है, उसी के आधार पर बढ़ता है। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हिंदुस्तान में बड़ी परेशानी यह है कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं। अगर उस प्रॉपर्टी का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो तो मुसलमानों को पैसा लेने की सरकारों से कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई भी सरकारें हो, यूपी हो या एनडीए हो, आप एक बड़ी बदकिस्मती की बात देखिए कि जहां संसद 13 दिन तक ठप की जाती है, किसी भी मुस्लिम इश्यूज पे कोई मुझे बताया कि 13 मिनट के लिए डिबेट हुई है कायदे से। वक्फ एक्ट आता है, पास हो जाता है, कुछ चर्चा नहीं की जाती किसी तो हमारा कहना ये इसमें कमी कहाँ रह जाती है, ये जानूंगी मैं आपसे। एक दर्शक हैं, बलबीर सिंह है यूपी से। जी बलबीर जी, स्वागत है आपका, कहिए। हेलो जी। जी साहब, मैं ये बताता हूँ, जो आजम खान साहब है हमारे उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, स्वागत है जी। मैं सिख बिरादरी से हूँ जी। हमारे जो आजम खान उत्तर प्रदेश से हैं, ये कोई ना कोई विवादित बयान दे देते हैं, धर्मों को जोड़ना चाहिए, धर्मों को तोड़ना नहीं चाहिए। जी जी जी, नहीं, धर्म तोड़ने की तो आप नहीं तोड़ना चाहिए, आपने बिल्कुल सही बात की, जोड़ना चाहिए। और सेकुलर देश है, लोकतंत्र है, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिन पर चर्चा हो तो वो हम चर्चा कर रहे हैं ज़रूर। अतर हुसैन दहलवी साहब चले गए हैं हमारे साथ, अब वो नहीं है मौजूद। आपसे जानना चाहूँगी अमीक, जैसा वक्फ बोर्ड को लेकर मैं समझ रही थी, थोड़ा और समझना चाहते हैं, दरअसल बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को भी कि वक्फ बोर्ड की भूमिका कैसे कैसे होती है। क्या महज एक बोर्ड है, जैसा उन्होंने कहा कि बहुत चर्चा नहीं होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ भी आता है वो बस आनन फानन में पास होकर चला जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर गफलत किसकी तरफ से है, चूकता कौन है यहाँ पर? देखिए, अभी केंद्र के पास 120 के आसपास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से केसेस चल रहे थे। उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड केसेस जीते और वो प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास आ गई। बहुत अच्छा मौका है कि आज ये जब बात हो रही है तो कुछ इस पर सीरियस किस्म की बातचीत भी हो जानी चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश बाबू अगर इस बात को सुन रहे हों, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो 23 संपत्तियाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के कब्जे में हैं, अगर वो वाकई इस बात को लेकर चिंतित हैं, ताजमहल को लेकर चिंतित हैं, वो जो उनके पास संपत्ति है उसको सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करें, और जो या तो अगर उनके दायरे में वो सारी संपत्तियां हैं तो जो उसका प्राइम लोकेशन का जो रेंट है वो यूपी वक्फ बोर्ड को जाए। वक्फ बोर्ड फंक्शन कैसे करता है? देखिए, वक्फ बोर्ड, ये जो कल से एक भ्रम बनाया जा रहा है कि कोई मुसलमानों के पास कोई चीज चली जाएगी, ऐसी कोई बात है नहीं। आईएसआई और वक्फ बोर्ड दोनों भारत सरकार के इदारे हैं। दोनों जो है उसके एएसआई और जो वक्फ बोर्ड है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड हो या यूपी का वक्फ बोर्ड हो, इसमें होता क्या है कि वो सारे जो मुसलमान लोग जो अपनी ज़मीन को जो दान करते हैं, तो वो अकीदे के तौर पे उनका ये कहना है कि साहब अल्लाह के नाम पे हम इसको गरीबों के स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिदों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए उसके इस्तेमाल में लाया जाए, उसका फ़ायदा जो है मुसलमानों को मिले। तो वो जब ज़मीनें भारत सरकार के पास जाती हैं तो वो वक्फ बोर्ड के संपत्ति में आती है। वक्फ बोर्ड उसकी देखरेख करता है। वक्फ बोर्ड जो उसकी कमेटियां बनाता है, लोकल कमेटियां, उसमें भी मुसलमान होते हैं। मस्जिदों में जो इमाम होते हैं वो आप हजरत बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि, और उसके जरिए अदर साहब वो बात कह के चले गए कि अगर रेंट ही आज की डेट में आ जाए उस वक्फ बोर्ड की जमीनों से और जो प्रॉपर्टीज हैं, तो नो डाउट जो है मुसलमानों के डेवलपमेंट का एक बड़ा बजट उससे जो है मिल सकता है। लेकिन देखने में आया है कि खुद सरकारों ने, उनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उसको मिलके उन जमीनों को खूब लूटा, बिल्डरों को बेची। दिल्ली में 2 मामलों में चौधरी मतीन जो हमारे हैं दिल्ली के अध्यक्ष, उनके ऊपर एक बड़ी जांच बैठी हुई है एक बिल्डर को बेचने के मामले में। दिल्ली के एक एमएलए है कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान, जिनको कालिंदी कुंज में एक डीडीए की वक्फ कब्रिस्तान पे कब्जे का मामला कोर्ट में चल रहा है। जी जी जी। तो मामले अब जो है वो पेचीदा इसलिए कि एक तो जी आती हूँ मैं आपके पास काजमी साहब, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, जाकिर हुसैन है हमारे साथ। स्वागत है जाकिर जी आपका, कहिए। हेलो हेलो जी जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ बोल।
संपर्क टूट गया। हम अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे और जब जब हम कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं कि आप जब बात कर रहे हो तब अपने टीवी का वॉल्यूम एकदम म्यूट रखें, नहीं तो फिर हम आपको सुन नहीं पाएंगे, आप अपनी राय जाहिर ही नहीं कर पाएंगे, जैसा कि इन दर्शक के साथ भी हुआ। अभी आपसे काज़मी साहब, जैसा वक्फ के बारे में तो समझाया अभी हमको, लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज बॉडी हो तब ज़्यादा सुविधा हो सकती है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग मांग होगी, अलग अलग वहाँ पर संपत्तियाँ होंगी, फिर अलग अलग तरीके का उनका रखरखाव होगा। क्या वो एक चुनौती बन जाता है, या फिर कुछ ऐसी चुनिंदा इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर तो चर्चा होती है खूब, और जो बहुत ऐसी रह जाती हैं जिनको ना कोई, बहुत सारे ऐसे होंगे दिल्ली में भी शायद जिनके नाम तक नहीं पता होंगे, ना हमें ना हमारे दर्शकों को, उनको लेकर क्या स्थिति रहती है फिर वक्फ बोर्ड की वहाँ पर? वक्फ बोर्ड के बारे में हिंदुस्तानी मुसलमानों की बहुत दिनों से ये डिमांड है कि सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड को आज़ाद कर दे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तर्ज पर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी अपनी है, उससे इसमें वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की, ओवरहालिंग की ज़रूरत है, और वो सरकार के कब्जे में रह करके कभी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। सरकार के अपनी मसलियत होती हैं, हर राज्य में जो सरकार आती है वही अपने आदमियों को बनाते हैं, ऐसे लोग भी चेयरमैन बने हैं वक्फ बोर्ड के। इसी तरह से हज कमेटी के चेयरमैन ऐसे ही बने हैं जिन्होंने बाकायदा राम मंदिर की तहरीक में भी हिस्सा लिया, कहीं का हिस्सा लिया, कोई कभी किसी के साथ हैं, कभी किसी पार्टी के साथ हैं, कभी, तो इससे बहुत ज्यादा खराबी होती है। और एक और दर्शक है हमारे साथ, अख्तर रजा, एक आखिरी दर्शक हमारे, वो ले लें फिर आपसे चर्चा होगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड को आजाद करना चाहिए, और वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सर हिला रहे हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमिक, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है अख्तर रजा हमारे साथ। स्वागत है अख्तर जी, आपका कहिए। जी सर, बताइए, ये मंत्री आजम खान साहब जो है जो ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की ताजमहल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, ये मुसलमानों की इसमें दे दिया जाए, तो सर ये मुसलमानों में आपस में क्यों हमारा जो है भेदभाव कराना चाह रहे हैं दूसरे लोगों से? सारी चीज सरकार की है और सब कुछ सरकार का ही रहेगा, मुसलमान भी सरकार के हैं, सब कुछ सरकार का ही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर रजा साहब। और जैसा वक्फ थोड़ा इसलिए हमने समझा क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति ताजमहल को घोषित कर दिया जाए, वहाँ पर जो समस्या है जामा मस्जिद में वो दूसरे तरह की है, तो जो आप कहना चाह रहे थे वो, और साथ ही जो इसमें सियासत का पुट है या फिर जो पैसा है उसकी तरफ जो नजर है वो भी थोड़ा जान लेंगे आपसे। देखिए, वक्फ बोर्ड पे जितने भी इंक्रोचमेंट हैं उसके लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। हैदराबाद में बहुत बड़े मूवमेंट चल रहे हैं, जो सरकारी कब्जे हैं, जो विद इन द मुस्लिम जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं या बाकी लोगों ने भी कब्जे कर रखे हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला जिसको पिछली सरकार ने भी काफी समर्थन दिया। वो सवाल क्यों नहीं उठाया जाता आमिक जमाई जी कि आप इस तरीके से देखें चीजों को कि जो धरोहरें हैं, जो चाहे वो धर्म के आधार पर, उनके कहने से क्या, आजम खान साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, आजम खान साहब ने मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो एक बात कह दी तो वहाँ पर भी तो आगे बढ़ा जाना चाहिए ना। वो तो ताजमहल और ताजमहल की खूबसूरती और उसकी महत्ता देखिए उन्होंने तो कह दिया। और वक्फ बोर्ड जब तक, देखिए आजम खान ने कोई फाइनल बात नहीं बोली, वैसा होने भी नहीं जा रहा है, वैसा होने भी नहीं जा रहा है, अगर उनकी तरफ से फाइनल हो तो भी ऐसा हो नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी आरएसएस के लोग, मैंने आपको उन मोन्यूमेंट्स के नाम बताए, वो उसको क्लेम कर रहे हैं। फैसला तो केंद्र को करना है, फैसला तो एएसआई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बॉडी है उसको करना है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मुद्दे, अब मैं आ जाऊं कि जो हमारे चुनाव में इन पार्टियों के होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, जो भी हो, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, मुसलमानों के उत्थान का मुद्दा, उनकी तरक्की का मुद्दा, ऐसी बातें कह के मुझे लगता है कि इन सारे मसले को चादर पे लपेट के इनको निपटा दीजिए, जिसपे कोई चर्चा ना हो, जिसपे कोई बात ना हो, और एक किस्म का जो है शक और शुबा एक दूसरे के बीच में एक खाई और बढ़ती रहे। तो ये मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक वक्फ के मामले में जो कब्जे नाजायज पूरे मुल्क में फैले हैं, वो कब्जे हटने चाहिए। मोदी जी भी अब आ गए हैं, केंद्र में जितनी भी वो सारे लैंड जो कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि वक्फ बोर्ड के लैंड हैं, जिसपे अभी भी सरकार का कब्जा बना हुआ है, मोदी जी को चाहिए कि वो आगे बढ़ के उसको वक्फ बोर्ड के जेरे उन सारी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करें जो मामले अभी केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और कोई दूसरा कोई डिमांड नहीं है। और ये जो वक्फ बोर्ड का जो एजेंडा है, जो सर कह रहे हैं कि इसको आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर दीजिए,
तो जनाब यारी वक्फ बोर्ड जो कि फिर सरकारी एक अलग बॉडी बहस हो है, जाएगी, बहुत उसमें रहने बड़ा के हो बावजूद जाएगा आधे तो मसला। आपने बेच डाले जी। और अगर वो चलिए इंडिपेंडेंट हो गया तो वो कहाँ जाएगा? अमिक जी, आज के लिए वक्त इतना ही है। काज़मी साहब, वक्फ आपने भी बोर्ड की वक्त निकाला, परेशानी बहुत यही बहुत है कि करप्ट नेता उसमें आते हैं, वो लोग आते हैं जो करप्शन में लिप्त होते हैं, वही उसके चेयरमैन बनते हैं और सरकारें बनाती हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आजम खान साहब, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप कहना चाह रहे हैं कि चौधरी मतीन करप्ट है? जी जी, मैं नाम किसी का नहीं ले, नाम लेना चाहिए आपको, आपकी आदत है, आपको वो चाहिए, आप जाने, वो आप, मैं किसी का नाम लेना चाहता, वो तो बहुत ही ईमानदार आदमी है। मैं तो आपको जानता हूँ, आप ही सबसे ज्यादा बड़े मुझे ईमानदार लग रहे हैं शायद यहाँ पर, तमाम पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी में सब आपसे ज्यादा लग रहे हैं, और मैं उसको मान, हो सकते हैं आप, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में जो धांधलियां हो रही हैं उनको ठीक करने का तरीका क्या है? चलिए, उनको ठीक करने का तरीका क्या हो, वहां पर क्या हो, उसको लेकर तो चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा तो ये हो रही है कि ताजमहल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि जो कमाई कर रही है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए खर्च हो, चाहे उनकी तरफ से मांग उठाई गई। एक बार मैं और कह दूं, बहुत संक्षेप में, जो ताजमहल है, ताजमहल ऐसा नहीं है कि ये डिमांड कर रहा हो कि भाई खजुराहो को मुसलमानों को दे दो, जी, खजुराहो को मुसलमानों को दे दो या अजंता को मुसलमानों को दे दो, ये नहीं। जो राष्ट्रीय धरोहर है वो किसी भी एक इंडिविजुअल क्यों उसके लिए चर्चा करे, सवाल इसलिए उठ रहा था। वहाँ मस्जिद है, वहाँ कब्रें हैं, तो ये एक सिंपल डिमांड है। वहाँ पर मुसलमान भी जा रहे हैं, वहाँ पर हिंदू भी जा रहे हैं, वहाँ पर ईसाई भी जा रहे हैं। वो एक मॉन्यूमेंट है, दुनिया के 7 अजूबों में वो शामिल हुआ है, और ऐसा ही जामा मस्जिद के साथ भी है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को लेकर, इस तरह की इमारतों को लेकर अगर राजनीति होती है, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी होती है या गलत बयानी होती है या कुछ गलत होता है, तो इसलिए यही हमारा सार यही था कि, और वजह यही थी कि हम चर्चा करें कि आखिरकार इनके पीछे में क्या है, क्या किसी की तरह की राजनीति है या महज ये एक सियासी मसला है जिस पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अभी कम से कम ये कह सकते हैं कि जो जामा मस्जिद का मामला है वो भी कोर्ट में है। दस्तारबंदी पर हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से रोक नहीं है, वो जस की तस जारी रहेगी, वो होगी, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बावजूद उसके जो चीजें कही गई हैं हाईकोर्ट की तरफ से, उनमें जवाब देना होगा, और सिर्फ जामा मस्जिद देगी जवाब, ऐसा नहीं है। पुरातत्व विभाग है, दिल्ली सरकार है, DDA है, MCD है, सबकी जवाबदेही उसमें एक तरीके से कोर्ट की तरफ से तय करने की कोशिश है। और जैसा कि ताजमहल को लेकर है, बयान जो है वो सीधे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सियासी फायदा उसे कैसे उठाया जाए, इसी से जोड़कर फिलहाल कम से कम देखा जा सकता है। आज के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए फोकस न्यूज। शाम 7 बजे फास्ट फोकस में हम दिखाएंगे देश और